Hello students, today we will start class 11th physics chapter 2 unit and measurement. First of all we shall try to understand about the physics. What is physics? Physics, as we know, is a branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. For a precise description of any such phenomenon, measurement of the quantities involved is essential. Let's take an example. Every body when free fall down towards the surface of the earth. To understand this natural phenomena, we must know why the body falls, with what velocity does the body fall, is this velocity a constant, what is the time taken by the body to reach the ground. To answer all these questions, measurement of distance, time, mass, etc. are essential. If we take another example like an electric bulb glows by consuming electric energy which cost us, measurement of energy consumed is a must. If someone is having a fever, measurement of the temperature of the body is essential. Thus, we find that the observation and measurement form the backbone of the physics. Now, we will define the physical quantity. The quantity that can be measured and in terms of which the laws of physics are described is called a physical quantity. Example: length, mass, time, force, work, energy, etc. That means physical quantities को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, और उन क्वांटिटीज़ की टर्म्स में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. ठीक है. लेंथ को हम मेज़र कर सकते हैं, मास मेज़र कर सकते हैं, टाइम मेज़र कर सकते हैं, फोर्स, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम. ओके. और ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? फिजिकल क्वांटिटी. लेकिन अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे. जैसे सपोज़ कीजिए किसी का डांस बहुत अच्छा है तो हम उसको मेज़र नहीं कर सकते कि उसका डांस कितना अच्छा है. किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, हम उसको मेज़र करके नहीं बता सकते कि उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ऐसी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो Q इज इक्वल टू एन यू लिखा है हमने. तो Q क्या है? यहाँ पर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है. N इज एनी नंबर एंड U इट्स यूनिट. ओके. सो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है. फर्स्ट तो उसका जो नंबर, कोई भी जो नंबर है उसका मैग्नीट्यूड है, एंड सेकंड इट्स यूनिट. यूनिट से ही हम पता लगा पाएंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी. जैसे अगर हमें कहीं पे मास लिखा हुआ है तो मास है, मास इज इक्वल टू 2 kg है, तो 2 तो हो गया इसका नंबर एंड kg इट्स यूनिट. और फोर्स अगर हम लेंगे तो फोर्स इज 5 न्यूटन, 5 इज नंबर एंड न्यूटन इट्स यूनिट. वर्क इज 10 जूल, 10 इज अ नंबर एंड जूल इट्स यूनिट. तो इफ़ अगर हमें ये दे दिया जाए कि 2 kg है ना, तो हम kg देख के ये बता सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है. इट्स अ मास. इफ़ वी हैव अ 5 न्यूटन, ठीक है, इफ़ वी हैव अ 10 जूल, तो ये सब देख के हम बता सकते हैं. जैसे 10 जूल देख के हम बता देंगे कि इट्स अ वर्क और इट्स एनर्जी. ओके. 5 न्यूटन है तो हम ये देख के बता देंगे इट्स फोर्स. ओके. तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है ये पता होने के लिए हमें नंबर के साथ साथ किसकी भी ज़रूरत होती है? यूनिट की भी ज़रूरत होती है. There are two types of physical quantities. First is fundamental physical quantity and second is derived physical quantity. Now we will define the fundamental physical quantity. The fundamental physical quantity can be defined as the quantities which are independent in nature or does not depend on any other physical quantity and not defined in terms of other physical quantities is known as fundamental physical quantities. Like जो quantities independent है nature में, वो किसी other physical quantity पर depend नहीं करती है, यानी उनको represent करने के लिए हमें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है. ओके. सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़. सिर्फ 7 टाइप्स की ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. सो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मास, its unit and symbol. Now first physical quantity is mass, its unit is kilogram and its symbol is kg. Now second is length, its unit is meter and symbol is m. Third is time, its unit is second and the symbol is SEC. Fourth physical quantity is temperature, its unit is Kelvin and it is denoted by K. Fifth physical quantity is electric current,
Unit is ampere and it is denoted by capital A. 6 is luminous intensity. Its unit is candela and it is denoted by CD. Luminous intensity means किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी ब्राइटनेस है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी. 7th is amount of substance. Amount of substance, the unit of this mole, and it is represented by mol. You know, in the chemistry we have learned about the mole in class 10th or 9th. Second is derived physical quantity. We can define the derived physical quantity as the quantities which is depends on fundamental physical quantity is known as derived physical quantities. ऐसी सारी physical quantities जो कि fundamental physical quantities पर depend करती है उसको हम derived physical quantity कहते हैं. और we can define it those quantity which can be derived from the fundamental quantities are called the derived physical quantities. Like example हो जाएगा हमारा velocity, acceleration, momentum, force, power, work etc. हमने fundamental physical quantities में 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी. उनको छोड़कर बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सारी के सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ही आती है. कैसे, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है. टाइम क्या है, टाइम जो हमने देखा ओके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में. तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ी, डिस्प्लेसमेंट की और टाइम की. तो डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि वो एक लेंथ है, और टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दोनों जिस क्वांटिटी की हमें ज़रूरत पड़ी वो कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. सेकंड इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़रूरत है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. हमने देख लिया वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत थी. एक्सेलरेशन में फिर से वही वेलोसिटी आ गया, ओके. तो ये भी किस टाइप की क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. नेक्स्ट हम अगर देखिए मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी. एम क्या है, मास, और वी क्या है, वेलोसिटी. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की नीड है. फोर्स क्या है, फिजिकल टू एम है. एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की. नेक्स्ट इज पावर, वर्क एक्सेट्रा. ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है. सो दिस इज नॉन एज डिराइव्ड फिजिकल quantity. Now the international system of unit, there are 3 international system of unit. First is FPS, second is CGS, and third is MKS. Now we will define the FPS system unit. It is the British engineering system of unit. ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये. इसका मतलब है FPS सिस्टम है तो लेंथ को किस में मेज़र करेंगे, फुट में. मास को रिप्रेजेंट करेंगे पाउंड में, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड में. तो FPS का मीनिंग क्या हो जाएगा, फुट, पाउंड, सेकंड, ओके. सेकंड इज CGS सिस्टम यूनिट. इट इज़ बेस्ड ऑन गॉसियन सिस्टम ऑफ द यूनिट विच आर okay, C is centimeter, G is gram, and S is second. That means length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. Third is MKS system. It is the now M is meter, K is kilogram, and S is second. That means length is measured in meter, and mass is measured in kilogram, and time is measured in second. MKS system units is also known as SI system units. We will learn in class 9th or 10th. There are 2 supplementary quantities. First is plane angle and second is solid angle. Okay, we know that the plane angle is defined as angle is equal to arc upon radius. ठीक है, प्लेन एंगल हमारा 2D में जो हम एंगल लेते हैं, ठीक है, हमने 9th-10th क्लास में जो भी एंगल्स पढ़े हैं वो प्लेन एंगल हैं. तो हम 2D में जो भी एंगल लेते हैं वो कौन से होते हैं, प्लेन एंगल होते हैं. तो हमारी ये कोई भी सरफेस हम ले लेते हैं, सरफेस का एरिया DS ले लिया हमने. एंगल सेंटर पे कितना बन रहा है, D थीटा बन रहा है. रेडियस कितनी है उसकी, R है. तो एंगल कितना है, D थीटा. R कितना है, DS. रेडियस कितनी है, R. तो फॉर्मूला क्या बन गया, D थीटा इज इक्वल टू DS अपॉन R. तो फार्मूला हो जाएगा हमारा D थीटा इज इक्वल टू DS अपॉन R, और इसकी यूनिट है हमारी कितनी है, यूनिट इसकी रेडियन है, ओके. तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, ओके. सो हम कह सकते हैं कि D थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DS अपॉन
आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमने डी थीटा और डी एस वर्ड यूज़ किया है। तो डी जो वर्ड है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर हम बहुत ही स्मॉल सर्कल, अब जैसे ये सर्कल का पार्ट है, ये किसी सर्कल का पार्ट है, लेकिन उस सर्कल के पार्ट में से हमने इसका छोटा सा एरिया लिया हुआ है, ठीक है, और एंगल तो पूरा 360 डिग्री सबटेंडेड हो रहा होगा, लेकिन हमने उसका थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ है। तो जब भी हम स्मॉल पार्ट की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, डी का वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। तो ये डी थीटा और डी एस हो जाएगा, ओके। इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, ओके। सेकंड इज सॉलिड एंगल। अब ये वाला तो एंगल हमारा 2D में था, अब जो सॉलिड एंगल है ये किस में होता है, ये 3D में होता है, ओके। तो जैसे आप इमेजिन कीजिए हम तरबूज लेके आते हैं घर पे, ठीक है, तो हमें जो मार्केट में जो भी तरबूज मिलता है वो हमें टेस्ट करवाने के लिए कि वो अंदर से कैसा है, तो वो थोड़ा सा एरिया ऐसे कट करके हमको दिखाता है कि हाँ देखो आप अंदर से कैसा है, तो वो आप व्यू देख सकते हैं। वो जो एंगल बन रहा है, वो जो उसने हमें काट के दिखाया, वो जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो एंगल सॉलिड एंगल है। क्यों, क्योंकि वो जो उसने काट के दिखाया वो किस पे, वो 3D में है, ओके। तो ये हमारी 3D सरफेस का हो गया। हमने मान लिया 3D सरफेस का जो छोटा सा हमने एरिया कट किया है उसका एरिया कितना ले लिया, DA ले लिया, और एंगल जो हमने सेंटर पे ले लिया वो ले लिया D ओमेगा ले लिया, इट इज़ ओमेगा, ओके। एंड और रेडियस कितनी इसकी स्मॉल आर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर। D क्यों वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि हमने स्मॉल एरिया लिया है, और D ओमेगा क्यों, क्योंकि स्मॉल एंगल कंसिडर कर रहे हैं। एंड इट्स यूनिट इज स्टर्डियन, इट्स यूनिट इज स्टर्डियन, और हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, वन स्टर्डियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर by that surface of the sphere which is equal in area to the square of radius, okay।